गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बच्चों, अपने जो पिछला वीडियो था उसमें अपने बात की थी एक अवधारणा राजनीतिक सामाजिकरण। इस चैप्टर के ऊपर अपने पिछले वीडियो में अपने चर्चा कर चुके हैं। आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है अपने ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण। देखो बात करते हैं अपने वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण देखो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी मोस्ट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, वो अपने जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको बताता रहूँगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने वैश्वीकरण क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, क्या परिभाषा होती है, कब अपनाई गई, क्यों अपनाई गई, इन चीज़ों के ऊपर अपने चर्चा करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने वैश्वीकरण की। देखो ये वैश्वीकरण है, इस वैश्वीकरण का एक अन्य नाम भी है, इसे अपने भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। वैश्वीकरण कह दो या भूमंडलीकरण कह दो, दोनों एक ही बात है। समझ गए? तो अब अपने यहाँ पे बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है। देखो वैश्वीकरण जो है, इस वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है परवाह है। क्या अर्थ होता है? परवाह है। परवाह का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना या दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जाना, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर, इस प्रकार से होना क्या कहलाता है? परवाह कहलाता है। अब परवाह किसका? देखो वैश्वीकरण जो है, इस वैश्वीकरण में कोई वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम और विचारों का क्या होता है? परवाह होता है, या अपनी भाषा में कह दें कि इनका क्या होता है? आदान प्रदान होता है। वही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। पहली परिभाषा तो हो गई ये। दूसरी परिभाषा अपने इस भूमंडलीकरण के आधार पर निकालते हैं। देखो भूमंडलीकरण जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अपनी भू और मंडलीकरण। भू का अर्थ होता है भूमि या अपने धरती, और मंडलीकरण का अर्थ होता है समाहित होना या नीचे। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि संपूर्ण देशों का एक ही धरती या छत के नीचे क्या हो जाना? समाहित हो जाना या एकत्रित हो जाना, वही क्या कहलाएगा? भूमंडलीकरण। देखो दो वर्ड है अपने वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण, दोनों एक ही है। कहने का मतलब हो गया कि गंगाधरी क्या है? शक्तिमान है। तो यहाँ पे देखो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण दोनों एक ही है। इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परवाह होता है। और परवाह किसका? वस्तु का, सेवा का, पूंजी का, विचारों का, श्रम का। मतलब एक देश की पूंजी दूसरे देश में जाना, अपने यहाँ से विचारों का दूसरे देश में जाना, लोगों का इधर से उधर रोजगार की तलाश में जाना, ये सब क्या है? वैश्वीकरण है। अर्थात इनका क्या हो रहा है? परवाह हो रहा है, इनका आदान प्रदान हो रहा है। इसका अन्य नाम क्या है? भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण कितने शब्दों से? दो से। भू प्लस मंडलीकरण। भू का अर्थ है धरती और मंडलीकरण का अर्थ है समाहित होना या नीचे आना। अर्थात संपूर्ण विश्व के देशों का एक ही छत के नीचे क्या हो जाना? एकत्रित हो जाना। उनका क्या हो जाना? एकीकरण हो जाना, या उनका क्या हो जाना? समाहित हो जाना। किस लिए? आपसी सहयोग और समन्वय हेतु सभी का एक ही छत के नीचे क्या हो जाना? एकत्रित हो जाना। वही क्या कहलाएगा? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। देखो वर्ड देखो अपने, वैश्वीकरण अर्थात विश्व का क्या हो जाना? एकीकरण हो जाना, एक ही सबका एक साथ हो जाना, सब में आपस में सहयोग व समन्वय की भावना के साथ एक साथ कार्य करना, वही क्या होगा? वैश्वीकरण। अब देखो वैश्वीकरण की एक ऑलराउंडर परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे 10th क्लास हो या 12वीं क्लास हो, चाहे बोर्ड की या बीए हो, कोई सी भी एग्जाम हो, सीधी सी परिभाषा याद रख लेना।
एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ क्या कर देना, जोड़ना या मिलाना, यही क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण। मतलब एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ देना या मिलाना, वही क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण। अपने वैश्वीकरण की 3 परिभाषाओं की बात कर चुके हैं अपने, ठीक है। अब अपने एक दूसरे शब्दों में या अपने एक डिटेल से अगर परिभाषा की बात करें तो अपने कह सकते हैं, देखो दूसरे शब्दों में अपने कहे या इनका संपूर्ण रूप से अपने एक समग्र अर्थ देके तो अपने कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, विश्व व्यापार का खुलना, संचार के साधनों का विकास होना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है इनकी स्थापना होना व उनका साथ ही साथ क्या बढ़ना, उनका महत्व बढ़ जाना, उनके महत्व में वृद्धि हो जाना, वही क्या है, वैश्वीकरण है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, विश्व व्यापार में वृद्धि होना और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी होती है, बहुराष्ट्रीय, देखो अपने वर्ड के ऊपर जवाब, बहुराष्ट्रीय ऐसी कंपनी जो बहुत सारे राष्ट्रों में फैली हुई है, अर्थात ऐसी कंपनी जो 2 या 2 से अधिक देशों के साथ व्यापार करती है, वह कंपनी क्या कहलाएगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्व बढ़ जाना और संचार के साधनों में क्या हो जाना, वृद्धि हो जाना, यही क्या कहलाता है, अपने वैश्वीकरण कहलाता है। क्लियर है इतनी बात। एक बार वापस देखना, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, परवाह है, परवाह किसका, वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम, विचारों का। इनका क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, परवाह या आदान प्रदान होता है। क्लियर है। दूसरा शब्द, इसका अर्थ, ये दूसरा वैश्वीकरण जो है इसे दूसरे रूप में अपने भूमंडलीकरण भी कहते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। दोनों शब्दों का अर्थ क्या है कि आपसी सहयोग और समन्वय हेतु विश्व के समस्त देशों का एक ही छत के नीचे आ जाना, वही क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। आपने तीसरी परिभाषा दी है कि एक देश की अर्थव्यवस्था जो होती है उस अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना या मिलाना, वह क्या होगा, वैश्वीकरण। इनका समग्र रूप से अगर अपने सार के रूप में कहे तो अपने कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, विश्व व्यापार का खुलना, संचार के साधन में वृद्धि होना, तब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना होना और उनके महत्व में क्या होना, वृद्धि होना, उनका महत्व बढ़ जाना, वही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। इतनी बातें क्लियर है अपने। अब देखो बात करते हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई, भारत में कैसे हुई, क्या हुआ। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये पूछते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ व परिभाषा बताइए, ये अपने क्लियर है। अब आता है वैश्वीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले किस देश ने अपनाई थी, तो वह देश कौन सा है, अमेरिका है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कौन से देश ने अपनाई, अमेरिका ने अपनाई थी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है, देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, चाहे वो आपकी 10th में भी वैश्वीकरण है, सीनियर में भी अपने वैश्वीकरण है और कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनमें भी वैश्वीकरण आता है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ जो अपने पूछे हुए हैं। तो वैश्वीकरण की सबसे पहले प्रक्रिया अमेरिका ने अपनाई। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो किन देशों के ऊपर पड़ा था, अपने विकासशील देशों पे पड़ा था। सबसे ज़्यादा के प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, विकासशील देशों पर पड़ा। विकासशील देशों पर इसलिए पड़ा क्योंकि विकासशील जो देश थे वो विकसित बनने के लिए प्रयास कर रहे थे। वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, अपने सांस्कृतिक रूप से वो देश कैसे थे, पिछड़े हुए देश थे। और वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आने के कारण उन देशों में संचार के साधन में वृद्धि हुई, उनके व्यापार में वृद्धि हुई, विश्व व्यापार के लिए उनका एक प्रकार से महत्व बढ़ गया। एक प्रकार से उनमें विश्व के समस्त देशों की सूचनाओं का क्या होने लगा, आदान प्रदान होने लगा। उससे उनकी कंडीशन जो है, इनकी स्थिति जो है उसमें भी क्या हुआ, सुधार हुआ। अब यहाँ पे जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है वो कि भारत जो है, इस भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब अपनाई थी,
तो भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई थी 1991 में। ये शायद सबको पता होगा कि भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया LPG, उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों प्रक्रियाएं भारत ने कब अपनाई थी? 1991 में अपनाई थी। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, एक बार पटवार एग्जाम में आया था कि भारत ने जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी ध्यान रख लेना आपने, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। ये कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और आर्थिक नीति जो थी, उस आर्थिक नीति में वैश्वीकरण को शामिल किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय अपने वैश्वीकरण को आर्थिक नीति में क्या दी गई थी? जगह दी गई थी। अपने ध्यान रखना है 1991 में। अब एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि वैश्वीकरण जो है वो किस प्रकार की अवधारणा है? तो वैश्वीकरण जो है वो कैसी अवधारणा है? बहुआयामी अवधारणा है। बहुआयामी अवधारणा है। बहुआयामी मतलब जिसके बहुत सारे आयाम होते हैं, जिसके बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। इस कारण वैश्वीकरण कैसी है? बहुआयामी अवधारणा है, क्योंकि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव भी पड़े हैं, आर्थिक प्रभाव भी पड़े हैं, सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़े हैं। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है वो एक क्या है? बहुआयामी अवधारणा है। इतनी बातें अपने हो चुकी है क्लियर। अब अपने बात करते हैं वैश्वीकरण के कारणों की। देखो, वैश्वीकरण के कारण आपके बुक में अपने डिटेल से नहीं दिए हैं, ओनली पॉइंट ही अपने दिए हुए हैं। तो अपने उन पॉइंटों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारण है वैश्वीकरण के। तो देखो, सबसे पहला कारण अपने वैश्वीकरण का दे सकते हैं कारण। सबसे पहला कारण है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी यह वैश्वीकरण का सबसे पहला, और ध्यान रखना कई बार पूछ ले, सबसे प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण भी कौन सा है? प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हो गया? प्रौद्योगिकी का मतलब है अपने ये जो टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट, ये जो अपने संचार के साधन है, इन संचार के साधनों का क्या हुआ? विकास हुआ। कौन कौन से? टेलीग्राफ, टेलीविज़न, माइक्रोचिप, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सारे कैसे साधन है? संचार के साधन है। इनसे क्या होता है? अपने घर बैठे हम बैठे देश विदेश की सूचनाएं क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो इनसे क्या हुआ? जो विकासशील देश थे उन विकासशील देशों ने देखा कि जो अन्य देश है, जो विकसित देश बन गए हैं, उन विकसित देशों ने किस प्रकार से उन्नति कर लिया, उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है, उनका नॉलेज इनको घर बैठे प्राप्त हुआ। और इसी वजह से वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या हुआ? जन्म हुआ, वैश्वीकरण का प्रादुर्भाव हुआ। तो पहला और प्रमुख कारण कई बार पूछा था, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे पहला प्रमुख कारण जो है वो क्या है? प्रौद्योगिकी है। दूसरा कारण अपने दे सकते हैं पूंजी और वस्तुओं का क्या होना? आदान प्रदान होना। यह है अपने वैश्वीकरण का दूसरा कारण। पूंजी और वस्तुएं, एक देश की पूंजी दूसरे देश में जाने लग गई, एक देश की वस्तुएं दूसरे देश में जाने लग गई। कहने का मतलब हो गया पूंजी वस्तु इनका क्या होने लगा? आपस में देशों के मध्य एक प्रकार से क्या होने लगा? आदान प्रदान होने लग गया, व्यापार होने लग गया। इससे कौन सी प्रक्रिया का जन्म हुआ? वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। ये थे अपने वैश्वीकरण के कारण। अब अपने बात करते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव। देखो, प्रभाव में अपने सबसे पहले बात करते हैं, देखो अपने वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव भी है। अपने बुक में देखें तो वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव, ये तीन तरह के अपने प्रभाव वैश्वीकरण के बताए गए हैं। उसमें अपने सबसे पहले बात करते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या है? तो देखो, राजनीतिक प्रभाव जो है, इन राजनीतिक प्रभावों में
अपने सबसे पहले बात तो करते हैं कि जो राष्ट्रीय राज्य है उसकी अवधारणा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। पहला प्रभाव तो क्या पड़ा, राष्ट्र या राज्य या अपने देश। देखो अपने पॉलिटिकल साइंस में देश होता है ना, उसको अपने राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राष्ट्र, राज्य या देश की अवधारणा में क्या हुआ, बदलाव हुआ या इसमें परिवर्तन आया। परिवर्तन कैसे आया, देखो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से पहले अर्थात 1991 से पहले वैश्वीकरण की जब प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी, उस समय जितने भी राष्ट्र थे, जितने भी राज्य थे, उन सभी की अवधारणा जो थी वो कैसी थी, लोक कल्याणकारी अवधारणा थी। मतलब लोगों के कल्याण पर आधारित अवधारणा थी और ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप की अवधारणा थी। मतलब राज्य के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता था, हस्तक्षेप किया जाता था। यह अवधारणा थी अपने वैश्वीकरण की प्रक्रिया से पहले। लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ, तो इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने से अपने जो लोक कल्याणकारी अवधारणा थी, वह अवधारणा जो है वो आर्थिक प्लस सामाजिक विकास में तब्दील हो गई। इसमें तब्दील हो गई, लोगों के आर्थिक विकास और लोगों के सामाजिक विकास के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया गया, जोर दिया गया इस वैश्वीकरण की अवधारणा में। और जो हस्तक्षेप की नीति थी, उस हस्तक्षेप के स्थान पे कौन सी नीति का प्रारंभ हो गया, राज्य के द्वारा न्यूनतम या कम से कम हस्तक्षेप करने या अहस्तक्षेप की नीति का क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। तो पहला प्रभाव तो अपने क्या पड़ गया, राष्ट्र या राज्य जो है उसकी अवधारणा में क्या आया, परिवर्तन आया। दूसरी अवधारणा, दूसरा प्रभाव, जीवन स्तर में वृद्धि। दूसरा प्रभाव क्या है, अपने जीवन स्तर में वृद्धि। जीवन स्तर में किसके, अपने जो राष्ट्र थे, अपने जो राज्य थे, उन राज्यों के जीवन स्तर में क्या हुई, वृद्धि हुई। जीवन स्तर में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि वैश्वीकरण जो है, उस वैश्वीकरण के कारण तकनीकी का भी क्या हुआ, विस्तार हुआ। तकनीकी या संचार के साधन जो थे उनका विस्तार हुआ। श्रम, पूंजी, विचार, अपने इनका क्या हुआ, एक प्रकार से प्रवाह हुआ। तो ये सब विकासशील जो देश थे, उन विकासशील देशों ने जब अन्य देशों का अध्ययन किया, अन्य देशों की अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अपने देश से अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा कि अपने जो है वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और उस वजह से उन्होंने भी कौन सी नीति अपनाई, वैश्वीकरण की नीति अपनाई, जिस वजह से उन राष्ट्रों का जो जीवन स्तर था, जो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, वही वैश्वीकरण के कारण क्या हो गया, समृद्ध हो गया, शक्तिशाली हो गया, एक प्रकार से संपन्न हो गया। तो दूसरा प्रभाव अपने कह सकते हैं कि वैश्वीकरण में के कारण अपने राष्ट्र जो थे, उस राष्ट्रों के जीवन स्तर में, जो जीवन स्तर काफ़ी पिछड़ा हुआ था, उस जीवन स्तर में क्या हुई, वृद्धि हुई। वही जीवन स्तर जो है वो तकनीकी के विस्तार के कारण या अपने प्रवाह, जो संचार पूंजी या प्रवाह है, इन प्रवाह के कारण क्या हो गया, उस राष्ट्र के लोगों में या उस राष्ट्र के जीवन स्तर में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब तीसरा प्रभाव अपने कह सकते हैं कि अपने लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि। लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि, या दूसरी भाषा में कह दें कि लोगों की जो कंडीशन थी उसमें क्या होना, वृद्धि होना। देखो लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई, कैसे हुई, अभी अपने बात की वैश्वीकरण में क्या होता है, पूंजी का, श्रम का, सेवा का, विचारों का, इनका क्या होता है, वस्तुओं का प्रवाह होता है। उस प्रवाह से क्या हुआ, अधिक से अधिक रोजगार के साधनों में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। अधिक से अधिक रोजगार के साधनों में वृद्धि हुई। एक देश की जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, वह कंपनी किसी दूसरे देश में व्यापार करने के लिए आई। जैसे मान लो अमेरिका की कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है और व्यापार करने के लिए कहाँ आ रही है, भारत आ रही है। तो भारत में व्यापार करने के लिए आ रही है, तो इसका मतलब वो भारत में अपना प्लांट लगाएगी
और भारत ने प्लांट लगाएगी तो यहाँ पर जो रोजगार है वो किन्हें प्राप्त होगा, भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, रोजगार प्राप्त होगा। इससे यहाँ के जो नागरिक होंगे उनके जीवन स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी, उनके जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा। और इसके अलावा अपने तीसरा पॉइंट दे सकते हैं कि इसमें भी अपने तीसरे पॉइंट में ये भी कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है उस वैश्वीकरण से सूचनाओं का भी क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। क्यों? क्योंकि तकनीकी के साधन जो थे उन तकनीकी के साधनों में वृद्धि होने से अपने घर बैठे जो है वो देश विदेश की सूचनाएं प्राप्त करने लग गए। और जैसे मान लो वर्तमान समय में अब जैसे भारत और चीन जो है इनके मध्य एक प्रकार से अभी वर्तमान समय में झगड़ा चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है या संघर्ष चल रहा है, तो उसकी जानकारी अपने क्या बॉर्डर पे जाके ले रहे हैं क्या, नहीं, अपने को ये घर बैठे ये जानकारी प्राप्त हो रही है। किसकी वजह से, इसी प्रौद्योगिकी की वजह से, टेलीविज़न, इंटरनेट, इनके माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो इनसे अपना जीवन स्तर जो है उस जीवन स्तर में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, अपना जीवन जो है वो क्या हो गया, एक सहज हो गया। इसके अलावा व्यापार में खुलापन आने से वर्चस्व में वृद्धि। चौथा प्रभाव अपने कह सकते हैं कि व्यापार में खुलापन। देखो वैश्वीकरण में क्या होता है, खुलापन ही होता है। संपूर्ण विश्व जो है वो एक छत के नीचे, मतलब ग्रामीण अवधारणा से इसकी तुलना की गई है कि सारे जो लोग हैं, संपूर्ण विश्व जो है वो क्या है, एक गांव के समान है, ऐसा वैश्वीकरण में कहा जाता है। तो इस वैश्वीकरण में देखो अपने भूमंडलीकरण की परिभाषा दी थी, तब भी अपने को बताया था कि संपूर्ण विश्व के देश जो है वो आपसी सहयोग और समन्वय हेतु या व्यापार करने हेतु एक ही छत के नीचे आ जाते हैं, वह क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। तो अपने देखो चौथा प्रभाव ये कहता है कि व्यापार में खुलापन आने से वर्चस्व में वृद्धि हुई। किसके वर्चस्व में वृद्धि हुई, उस राष्ट्र के, उस राज्य के वर्चस्व में वृद्धि हुई। कहाँ पर वृद्धि हुई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। मतलब जो विकासशील देश थे, जो पिछड़े हुए देश थे, उन देशों में व्यापार में खुलापन आ गया। मतलब आप कहीं भी किसी भी देश के साथ में व्यापार कर सकते हो। भारत अमेरिका के साथ में, चीन के साथ में, जापान के साथ में, रशिया के साथ में, किसी की देश के साथ में क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। अगर विभिन्न देशों के साथ में भारत का व्यापार बढ़ेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अपने वर्चस्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसके अलावा अपने राज्य की सत्ता में कमी। देखो राज्य की सत्ता में या राज्य की शक्तियों में कमी आ गई वैश्वीकरण के कारण। कमी कैसे आ गई, क्योंकि वैश्वीकरण क्या है, अभी आपको बताया था कि वैश्वीकरण में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण होता है। अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, राज्य की या राष्ट्र की शक्ति में क्या हो गई, कमी हो गई। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण जो होता है उस वैश्वीकरण में अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण होता है। मतलब संपूर्ण विश्व के देश जो है वो क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। उनमें आपस में सहयोग समन्वय की भावना होती है। सभी देश जो है वो मिलजुल कर साझा रूप से कार्य करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण होगा तो इसके लिए जो नियम बनाए जाएंगे ना, वो किसी राज्य के द्वारा या राष्ट्र के द्वारा न बनाए जाकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा ही बनाए जाएंगे। उसमें राज्य का या राष्ट्र का कोई महत्व नहीं होगा। जैसे मान लो कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है, भारत में व्यापार कर रही है, तो ठीक है, तो उन बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में व्यापार कर रही है, तो उन कंपनियों के लिए जो नियम बनाएगा ना, वो भारत नहीं बनाएगा। वह कौन बनाएगा, WTO बनाएगा, जिसे अपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन। तो देखो अपने पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि राज्य की सत्ता या शक्ति में क्या आ गई, कमी आ गई। कमी इसलिए आ गई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण होने से, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के जुड़ने से या मिलने से क्या हो गया, जितने भी नियम वगैरह थे, जो कायदे कानून थे व्यापार करने से संबंधित, वो कायदे कानून नियम राज्य के द्वारा न बनाए जाकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में दो संस्था प्रमुख है, एक तो है अपने IMF और दूसरी है अपने WTO। IMF जिसको अपने कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना हुई थी
1945 में। और दूसरा है अपने WTO, जिसे अपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम हो गया विश्व व्यापार संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी अपने 1 जनवरी 1995 को। कौन से संगठन के स्थान पे हुई थी? ध्यान रख लेना, विश्व व्यापार ये WTO है, इसकी स्थापना कौन से संगठन के स्थान पे हुई थी? गेट के स्थान पे हुई थी, GATT। अब यहाँ पे देखो गेट का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना अपने, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ये किसका फुल फॉर्म है? अपने गेट का है। गेट की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड जो समझौता हुआ था, उस समझौते के द्वारा गेट की स्थापना हुई थी। इसी गेट को 1995 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर 1 जनवरी 1995 को कौन से संगठन की स्थापना हो गई? WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो अपने विश्व व्यापार से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो कानून राज्य या देश के द्वारा नहीं बनाए जाते। इनके द्वारा न बनाए जाने से इनकी शक्ति में कमी आ गई। ये कानून जो है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं IMF और WTO। ठीक है। और इसके अलावा अपने दूसरा प्रभाव जो है, दूसरे प्रभाव की चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। अपने राजनीतिक प्रभाव अपने कंप्लीट हो चुका है। देखो आज के वीडियो में अपने वैश्वीकरण का अर्थ, परिभाषा, प्रक्रिया क्यों अपनाई गई, अवधारणा कैसी है, भारत ने कब अपनाई, किसके समय अपनाई, प्रभाव किन के ऊपर पड़ा, कारण क्या है और राजनीतिक प्रभाव क्या है, इनके ऊपर अपने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें अपने आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव है, इनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।